स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, कल आप सभी जैक बोर्ड के क्लास 8 के विद्यार्थियों का 7 जुलाई 2022 को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। और देख सकते हैं आपकी साइंस का जिस तरह से टर्म 1 का भी एग्जाम इसी में लिया गया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो जो टर्म 2 में जो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला था लंबा लंबा आंसर का, तो उस टाइप का तो क्वेश्चन देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने जल्द से जल्द आप सभी के लिए हेल्प करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, अगर कहीं से कोई क्वेश्चन अगर मिस होता है तो इस वीडियो से आप लाभ ले सकते हैं। जो पहले वीडियो मैंने बनाया है फुल डिटेल्स में जो दिया गया था, अगर वो नहीं भिड़ता है तो इससे भी आपका क्वेश्चन भिड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए, यह रहा सोशल साइंस का वीडियो। तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने खनिज की पहचान की गई, तो लगभग 2800 खनिज की पहचान की गई पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितना परसेंट लो आईएस झारखंड में स्थित है, तो 25%। फिर भारत में कितना परसेंट गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है, 98%। दोस्तों, मैं पूरा 100% दावा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैक बोर्ड क्लास 8 के लिए काफ़ी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए रिवीजन के लिए बनाया गया, ना कि आपका 100% क्वेश्चन भिड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन कब और कहाँ हुआ, तो 1894 ईस्वी झरिया धनबाद में। आगे, भारत में पहली बार कोयला का उत्खनन कब और कहाँ हुआ, तो 1774 इसमें रानीगंज वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो काला सोना कैसे कहा जाता है, तो काला सोना पेट्रोलियम और इससे बने हुए उत्पाद को कहा जाता है। फिर बॉम्बे हाई कहाँ स्थित है, तो बॉम्बे हाई है अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, यह 676 किलोमीटर दूर है मुंबई से। फिर विश्व का प्रथम तेल कुआं कहाँ स्थापित हुआ, तो 1859 ईस्वी में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। आगे, भारत में प्रथम तेल कुआं तो 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई में खोदा गया। फिर डीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीवीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। आगे, डीवीसी कब बना, तो 1948 ईस्वी में इसमें जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है डीवीसी में। आगे, विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र तो 1878 ईस्वी में ब्रिटेन में स्थापित किया गया। आगे, विश्व में जल विद्युत की सर्वाधिक क्षमता कहाँ पर है, तो चीन में है सर्वाधिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत केंद्र, तो कर्नाटक में सरबती नदी के पास है जल विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो थोरियम जो मुख्यतः पाया जाता है आपका केरल के मोनोजाइट रेत में, केरल के मोनोजाइट रेत में। आगे, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तो तारापुर महाराष्ट्र में 1969 ईस्वी में बनाया गया था। फिर बायोगैस में मुख्यतः क्या क्या शामिल है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस में शामिल होता है। आगे आगे है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड। तो कृषि कौन सी क्रिया, तो कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। फिर आर्थिक क्रियाकलाप कितने तरह की होती है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्रियाकलाप होती है। आगे, विश्व में कुल भूमि का कितना परसेंट भाग कृषि योग है, तो लगभग 11%। आगे, झारखंड का कितना परसेंट भूमि कृषि कार्य में लगा हुआ है, तो 37.30%। फिर झारखंड के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वन फैला हुआ है, तो 29.61%। ठीक है। फिर भारत में चाय उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो दार्जिलिंग और नीलगिरी। फिर कहवा के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी, चिकमंगलूर है। आगे, भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को। फिर झारखंड में चावल के बाद दूसरा खाद्य फसल क्या है, मक्का है। बंगाल का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, पटसन को। विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, ब्राजील को। आगे है, विश्व प्रसिद्ध ओलंग चाय कहाँ स्थित उत्पादित होता है, तो ताइवान में उत्पादित होता है। आगे है, चाय की शुरुआत किस देश में हुई, तो चीन में। ठीक है, और वहाँ का सेनुनंग राम का राजा था उन्हीं ने शुरुआत किया था। फिर है चैप्टर नंबर 6 भूगोल का मानव संसाधन। तो संसाधन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो जिम्मरमैन को। आगे, विश्व के कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम है, तो अमेजन बेसिन एवं सहारा मरुस्थल में। आगे, विश्व का जनसंख्या घनत्व तो 140 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। आगे, भारत में कितने सालों में जनगणना होती है, प्रत्येक 10 सालों में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में। फिर 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब की गई, तो 1881 ईस्वी में। भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है, 74%। नेक्स्ट राजनीतिक विज्ञान पर आते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर जो टर्म 2 के लिए दिया गया था वो है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर। फिर सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया, तो 2000 से 2001 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के लिए कब कानून बनाया गया, 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना कब लागू की गई, तो भारत सरकार द्वारा 1985 ईस्वी में।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू किया गया? 2014 में। अंबेडकर आवास योजना कब और क्यों लागू की गई? तो झारखंड में 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए शुरू किया गया। इसमें 3 किस्त में राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना 2015 ईस्वी में। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 2015। जीएसटी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया। चैप्टर नंबर 7 देखते हैं सामाजिक समस्याएं। तो बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तस्करी को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। फिर है ASTU क्या है? तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। यह मानव तस्करी को रोकने के लिए झारखंड पुलिस की एक विशेष इकाई है। यह झारखंड के 8 जिलों में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में। इसमें बाल श्रम मतलब 14 वर्ष को रोकने के लिए कहा गया और यह संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 का शिल्प और उद्योग। तो चलिए इसमें देखते हैं कि भारत में कौन सा बंदरगाह व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो गुजरात का सूरत बंदरगाह। ठीक है सूरत बंदरगाह गुजरात में स्थित है। आगे है यूरोपियनों का व्यापार किस तरह से होता था? तो समुद्री रास्ते से। फिर भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश आए? तो पुर्तगाल आए थे और एक नाविक था वास्को डी गामा जिसका नाम था। 1498 ईस्वी आया। और कब आया? कहाँ आया? केरल के कालीकट में। ठीक है केरल के कालीकट में। फिर अब ब्रिटिश सरकार ने 1720 ईस्वी में क्या किया? तो 1720 ईस्वी में छापेदार सूती कपड़े छींट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित की गई। इसे कैलिको अधिनियम कहा गया। कैलिको अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने की? तो 1764 ईस्वी में जॉन के ने। फिर है वाष्प इंजन का आविष्कार। वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ? तो 1786 में रिचर्ड आर्कराइट द्वारा हुआ था वाष्प इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट है चरखा को कब तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह मिली? तो 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगे झंडे के बीच चरखा को स्थान मिला था। आगे भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ? 1854 में बम्बई में खुला। फिर टीपू सुल्तान ने मैसूर में कब तक शासन किया? तो 1799 ईस्वी तक। श्रीरंगपट्टनम की संधि की रक्षा करते हुए अंततः उन्हें मौत मिली थी। ठीक है। फिर अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? तो 1861 में। फिर टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1955 में और इसमें उत्पादन 1912 ईस्वी में शुरू हुआ। HEC क्या है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1958 में स्थापना हुआ। फिर राजस्थान और गुजरात किस शैली के कपड़े बनते थे? तो बंडाना शैली के कपड़े बनते थे राजस्थान और गुजरात में। आगे है 18वीं सदी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो 18वीं सदी में अगर बुनाई के केंद्र अगर बात करें तो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश स्थित ढाका, यहाँ मलमल और जामदानी टाइप का बुनाई होता था। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, सूरत इत्यादि प्रमुख केंद्र थे। फिर है यूरोप में किस तरह के कपड़े की भारी मांग थी? तो यूरोप में भारतीय कपड़ों खासकर सूती कपड़ों, मलमल, कैलिको, छीट आदि प्रमुख कपड़े थे जिनकी मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। आगे जामदानी क्या है? तो जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे जिसका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद रंग का होता था। नेक्स्ट है अगरिया क्या है? तो अगरिया मध्य भारत का समुदाय था जो लोहा गलाने में के काम में माहिर होता था तथा लोहा से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता था। फिर अब ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया? तो 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा इस्पात उद्योग पनपने के कारण ब्रिटेन एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया जिससे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। नेक्स्ट है बुनकर क्या है? तो बुनकर का अगर बात करें, अच्छा सॉरी, यहाँ पटोला साड़ी था। पटोला साड़ी, ठीक है। पटोला साड़ी क्या है? तो पटोला बुनाई कपड़े पर बनाई जाने वाली जानवरों और अन्य चीज़ों की आकृति है जो सूरत, अहमदाबाद और पाटन के आदि क्षेत्रों में प्रचलित था। फिर स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी क्या है? यह एक ऐसी सूत काटने वाली मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनकर क्या है? तो बुनकर का अगर बात करें तो बुनाई का काम करने वाले समुदाय को बुनकर कहा जाता था। बंगाल में ताँती, उत्तर प्रदेश के जुलाहे, दक्षिण भारत के साले और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। नेक्स्ट है प्रगलन क्या है? तो धातु को पिघलाने की एक प्रक्रिया है। इसमें चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाकर नई चीज़ें बनाई जा सकती थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति इतिहास पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 है इतिहास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो 1600 ईस्वी में एक चार्टर के तहत पहली व्यापारिक कंपनी कोठी खोली गई। कहाँ पर? सूरत में। और एलिजाबेथ प्रथम के तहत आए थे ये लोग, ये ठीक है, एक चार्टर के तहत। जिसमें चार्टर में ये लिखा था ईस्ट
ईस्ट ईस्ट मतलब यहाँ पर वो पूर्व में इन लोग को व्यापार करना था, और यहाँ पर और अन्य कोई जो यूरोपीय कंपनी थी इससे कोई प्रतिस्पर्धा इनको नहीं थी। आगे 1857 की क्रांति को और क्या क्या कहा जाता था? तो सैनिक विद्रोह कहा जाता है, सिपाही विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इन्हें। फिर लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई? तो फूट डालो राज करो नीति और राज हड़प नीति अपनाई थी। आगे पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो नाना साहेब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद से यहाँ पर अंग्रेजों का शासन जो है काफी तेजी से चलन में आया। आगे मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग न करने का आह्वान कब किया? तो 19 मार्च और 1857। फिर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? तो 1862 ईस्वी में। फिर रानी लक्ष्मीबाई शहीद कब हुई? तो 1858 ईस्वी में हार हुई और लड़ते लड़ते वो शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी कब हुई? तो 4 अक्टूबर 1857 को चतरा की काली पहाड़ी के पास इनकी हत्या हुई थी, फांसी मिली थी। फिर 8 जनवरी 1858 को किन्हें फांसी दी गई? तो टीके तुमराव सिंह और शेख भिखारी को चूटूपाली घाटी में वृक्ष से लटकाकर फांसी दी गई थी। कब? 8 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को फांसी मिली। पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को मिली और नीलांबर पीताम्बर को अप्रैल 1859 में मिली। तो ये जो वीडियो है आप ये नहीं सोच लीजिएगा सारा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और ये क्वेश्चन स्पेशली रिवीजन के लिए बनाया गया, ठीक है। तो बस आपको एक बार फिर मेरा साउंड रिकॉर्ड सुन लेना, साउंड सुन लीजिएगा, आप लोग सभी का काम बन जाएगा ऐसे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हमने इसमें बनाया था। फिर है, ज्योतिबा फुले किस प्रकार के थे? तो ज्योतिबा फुले निम्न जाति नेताओं में काफ़ी मुखर थी। 1827 में सतारा आधुनिक महाराष्ट्र में जन्मे फुले ने छुआछूत, जाति प्रथा, महिला कल्याण पर जोर दिया था। और 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जाति की कन्याओं के लिए पहला स्कूल खोला था। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया ताकि वो उस स्कूल की कन्याओं को पढ़ा सके। और सितंबर 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और ये सभी जातियों और धर्म के लोगों के लिए इसके द्वार खोल दिए थे। नेक्स्ट है, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी, ठीक है, गुलामगिरी नामक। फिर महान दलित नेता भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक महार परिवार में था। महार को निम्न जाति माना जाता था। और 1927 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी, कौन? अम्बेडकर ने। जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ब्राह्मण पुजारियों ने इस बात पर सख्ती नाराजगी जताई कि दलित भी मंदिर में प्रवेश का जलाशय का प्रयोग कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के 3 आंदोलन चलाए थे, ठीक है। फिर बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था। उन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता था, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का तारा। उसने क्या किया था? तो 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद, आस्तिकता तथा आचार संबंधी पर आधारित थी। राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की, और उनके प्रयास से 1872 में ब्रह्म विवाह कानून बनाया गया। आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज को पहला मिशनरी आंदोलन और केशव चंद्र सेन को प्रथम मिशनरी माना जाता है। आगे डेरेजियो और यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एक एंग्लो इंडियन युवक हेनरी विवियन डेरेजियो थे। हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक डेरेजियो ने नारी शिक्षा एवं नारी अधिकारों को जोरदार मांग की। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन सहित कई संगठनों का गठन किया था। आगे है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर कलकत्ता में किया था। आगे प्रार्थना समाज। तो 1867 ईस्वी में आत्मा राम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो ये रहा पूरा सोशल साइंस का एक बार फिर से रिवीजन वीडियो था आप सभी के सामने। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें, और जाते जाते आप इसको अगर देख लेंगे तो आपको बहुत ही कुछ हेल्प मिल जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एक्चुअली देखिए, जिस प्रकार से टर्म 2 में सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला था, लेकिन साइंस का जो एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए हमको ये काम करना पड़ा और ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए लाना पड़ा। और साइंस में तो बहुत ऐसा क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था। जैसे साइंस का टर्म 2 में कोशिका वाला चैप्टर नहीं दिया गया था, सूक्ष्मजीव वाला चैप्टर नहीं दिया गया था, विद्युत लेपन का विद्युत वाला चैप्टर नहीं दिया गया था, लेकिन उनसे भी सवाल पूछा गया। तो जैक बोर्ड के जो भी क्लास 8 के जो क्वेश्चन बनाए हैं उनके लिए क्या कहना, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति लोग हैं, क्या बोला जाए। तो उन पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, किताब से ही है, लेकिन इतना कम समय में कोई भी विद्यार्थी तैयारी कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अब चलिए लगे रहिए, कोई बात नहीं है, एग्जाम तो हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।